हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। मैं दिनेश गोदारा। टुडे वी विल डिस्कस FST 14 पेपर 1। ओके, शुरू करते हैं पेपर 1 में। अच्छा पेपर है ये काफ़ी। क्वेश्चन नंबर 1 ना, लेवल इसका अच्छा है। f ऑफ x इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टेन इनवर्स x प्लस 4q स्क्वायर माइनस q स्क्वायर प्लस 2q माइनस 3 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1 अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस q इंटू सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। ठीक है, ये बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस इन आर, कंटिन्यूस है, एंड f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, है ना, फॉर ऑल x1 x2। इस बात का मतलब पहले क्या समझ में आ रहा है अपने को? दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट, कांस्टेंट होना चाहिए। कोई भी x1 x2 के लिए वैल्यू सेम है, इसका मतलब दैट मीन्स फंक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, देन लिस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p प्लस क्यू, p प्लस क्यू की लार्जेस्ट वैल्यू। तो देखो, सबसे पहली बात तो फंक्शन कांस्टेंट कैसे होगा? जो वेरिएबल वाला पार्ट क्या है? टेन इनवर्स x है, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। x के अलग अलग वैल्यूज के लिए टेन इनवर्स x का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो अलग अलग आ सकता है। -2 से लेके 1 तक वेरी करता है ये, है ना। तो इसका मतलब इसका कोफिशिएंट भी क्या होना चाहिए? 0, है ना। इसका कोफिशिएंट ये भी वेरिएबल है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस। तो सबसे पहले p स्क्वायर माइनस 1 जो वेरिएबल दिख रहा है इसको 0 कर दो, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। दूसरा, इसका कोफिशिएंट 0 होना चाहिए क्योंकि ये वेरिएबल है। तो q प्लस 3 इंटू क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0। तो q इक्वल टू अपने पास आ गया -3 एंड 1, ये दोनों। अब सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, तो मुझे पता है कि इसका d नेगेटिव है। d नेगेटिव है मतलब ऑलवेज पॉजिटिव हुआ, ये सिग्नम उसका होगा +1। तो ये आंसर आएगा p प्लस क्यू। तो ये इसको 0 करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये खुद कांस्टेंट है। ठीक है, +1। तो f ऑफ x विल बी व्हाट? p प्लस क्यू। अपने को p प्लस क्यू का लार्जेस्ट वैल्यू निकालना है। p की वैल्यू मैक्सिमम, p प्लस क्यू के मोड का मैक्सिमम वैल्यू। तो p प्लस क्यू का मोड क्या क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पे मैक्सिमम के लिए -1, इधर से -3 ले लो, मैक्सिमम विल बी 4। दिस विल बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। लेट अल्फा ई बी द कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटेड विद द पॉइंट AR ऑन आर्गेंट प्लेन सच। अपने को जो दिख रहा है अल्फा ई, वो क्या दिख रहा है? nth रूट ऑफ यूनिटी का एक्सप्रेशन है एक तरीके से। ठीक है, अल्फा आर, क्वेश्चन नंबर 2, अल्फा आर इज इक्वल टू लिखा हुआ e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई n या 2r पाई बाई n, ये लिखा हुआ। ये है क्या? बेसिकली nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब किसके रूट्स हैं? z की पावर n-1 के रूट्स हैं अलग अलग, अल्फा 1, अल्फा 2 टिल अल्फा n। अब उसके बाद अपन बोल रहे हैं, सो पॉइंट P इन द प्लेन, पॉइंट B इज 2,0, देन द वैल्यू ऑफ BA1 इंटू BA2 टिल BAN, ये निकालना है। अब BA1 की यदि बात करें तो B का A से डिस्टेंस क्या होगा? Z1 माइनस Z2 का मोड। Z1 यहाँ पे एक पॉइंट है B है 2,0, तो 2 माइनस अल्फा 1 का मोड, ये क्या देगा? डिस्टेंस ऑफ Z1 टू Z2। तो BA1 ये ऐसा कुछ आएगा, ऐसे ही 2 माइनस अल्फा 2 का मोड इनटू, ये अपन को निकालना है। ठीक है, अब ये कैसे निकालेंगे? ये वैल्यू निकालने के लिए मैंने बोला कि z की पावर n-1 को अपन लिख सकते हैं z-1 इंटू, या z माइनस अल्फा 1 इंटू z माइनस अल्फा 2 टिल z माइनस अल्फा n लिख सकते हैं।
दोनों तरफ z की जगह 2 रख दो, 2 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 2 माइनस अल्फा 1 से लेके n हो जाएगा। दोनों तरफ मोड रख दो, ये मोड तो यही वैल्यू मिल जाएगी जो अपने को चाहिए, और ये आंसर आ जाएगा अपने पास 2 की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा ट्रिकी प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 100C0, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। 100C0 इंटू 100C100 101C0 डॉट 100C100 प्लस 101C2 100C98, ऐसे ये रिड्यूस हो रहा है कहाँ तक? 101C100 इंटू 100C0। अब देखो इसमें गैप आ रहा है ना, एक टर्म छूट रही है, तो कैसे सॉल्व करें, है ना। एक टर्म वो अपन को दी हुई होती तब तो सॉल्व करने का अपन तरीका जानते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर 100 को और 1 प्लस एक्स की पावर 100 और 1 प्लस एक्स की पावर 101 को एक्सपेंड करेंगे, एंड 100 101C0 एक्स की पावर 0 प्लस 101C 1 एक्स की पावर 1, ऐसे ही 101C2 एक्स की पावर 2 टिल 101C 101 एक्स की पावर 101, ये होगा। 1 प्लस एक्स की पावर 100 का यदि एक्सपेंशन करेंगे तो वो अपने को मिल जाएगा, इसको उल्टा लिख लेता हूँ मैं, 100C 100 एक्स की पावर 100 प्लस 100C 99 एक्स की पावर 99 प्लस 100C 98 एक्स की पावर 98 टिल 100C 0 इंटू एक्स की पावर 0, उल्टा लिख दिया मैंने। अब देखो इसमें इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 क्या दिख रहा है अपने को? 101C0 इंटू 100C100 दोनों का मल्टीप्लीकेशन इंटू 101C1 इंटू 100C99, है ना। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं अपन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 तो ये होगा 101C 0 इंटू 100C100 एक्स प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100 ये होने वाला है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 100, पर अपने को चाहिए सिर्फ ये, इसमें बीच में एक चीज मिसिंग है, तो अपन क्या करने वाले हैं, एक को माइनस एक्स रख के फिर दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसमें x की पावर 100 का कोफिशिएंट एक बार देखेंगे तो ये आएगा 101C 1 100C99 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही 101C 100 इंटू 100C 0, तो ये है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 इन दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों के प्रोडक्ट में, और वो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, दोनों का जो प्रोडक्ट लिया उस प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 अपने को ये दिखेगा कि नहीं बोलो, तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं कि ये वाली को जो क्वांटिटी है दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस एक्स की पावर 201, इन दोनों का प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100। ठीक है, अब मैं ये अपने को चाहिए नहीं, ये हटाना है, तो अपन क्या करते हैं, किसी एक में माइनस एक्स रख दो, ऊपर वाले में रख देता हूँ मैं 1 माइनस एक्स 101 क्या दिखेगा अपने को 101C0 एक्स की पावर 0 प्लस 101C1 एक्स की पावर 1, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस 101C2 एक्स की पावर 2, ऐसे ही डॉट 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 101C100 एक्स की पावर 100 माइनस 101C101 एक्स की पावर 101, ये आने वाला है। ठीक है, अब 1 प्लस एक्स की पावर 100 को एज इट इज ऐसे ही रखते हैं, हंड्रेड सी 100 एक्स की पावर 100 प्लस 100C 99 एक्स की पावर 99, ऐसे चलता चला जाएगा
100c 0x की पावर 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करें और उसमें कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 निकालना चाहें तो क्या मिलेगा अपने को? इन दोनों के प्रोडक्ट में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, तो अपन बोलेंगे कि इधर तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, है ना। इसमें अपन निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100, ठीक है। इधर सॉल्व करो, इधर कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 क्या बनने वाला है एक बार ये सोचो। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 101c0 इंटू 100c100 माइनस 101c1 इंटू 100c99, ऐसे चलता चला जाएगा। ये चीज़ यहाँ पे प्लस में है, ये चीज़ यहाँ पे माइनस में है। मतलब इन दोनों को यदि ऐड कर दूँ तो ये टर्म्स तो कैंसिल हो जानी चाहिए, बोलो। जो प्लस वाली और ये माइनस वाली, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, बचेगी क्या अपने पास 2 टाइम्स, है ना। ये एक तरीके से आप मान लो कि इक्वेशन नंबर 2 है, 101c100 इंटू 100c0। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अपन क्या करते हैं 1 प्लस 2, इक्वेशन नंबर 1 प्लस 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 101c1 टाइप के टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो अपन बोलेंगे कि अच्छा अपने को ये निकालना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 100 इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 201 में कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 ये निकालना है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स जो भी अपने को x चाहिए वो x, इसको मैं x नाम दे देता हूँ, कैपिटल X, तो ये चाहिए। तो यहाँ से देखो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 100 क्या मिलने वाला है, इस जगह से अपने पास मिलेगा 100c50 इंटू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर की पावर 50, ठीक। और माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई नहीं मिलेगा, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलने वाला है यहाँ से x की पावर 100, और माइनस एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग कोई अपने को x की पावर 100 नहीं मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे इवन है, इवन तो ये x की पावर 100 नहीं बन सकता कभी, ठीक है। 100c50 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा 201c100, तो आंसर अपना क्या आने वाला है 100c50 प्लस 201c100 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 जो इधर था, ये जो 2 इधर था, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये अपना आंसर है, दिस इज अवर आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था, जेईई एडवांस टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है, और जो कंसेप्ट है उसकी बिल्कुल डेप्थ तक जाना पड़ रहा है, तो इट्स ए गुड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोल रहा है, एक सर्किल है अपने पास जिसकी रेडियस है अपने पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -25 माइनस 4 इज इक्वल टू 25। तो 5 इसकी रेडियस है, 2,5 इसका सेंटर है, 2,5 इसका सेंटर है, और इसकी रेडियस है 5। तो ऐसा कुछ सर्किल है अपने पास, मतलब 2 पे ये x इज इक्वल टू 2 पे इसको टच करेगा, इसका मतलब ये है 2,5। अब देखो अपने पास एक लाइन है x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल टू 0, एंड दूसरी लाइन है x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। वो लाइन किससे पास करती है 6,2 से। 6,2 इस सर्किल के ऊपर ही कोई पॉइंट है, ठीक है। ये दो लाइंस ड्रॉ की गई 6,2 से। अब एक लाइन 6,2 से दो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, है ना, इस तरीके से।
पॉइंट है अपने पास ये 6,1, ये है 2,0। अब एक बार देखते हैं कि 2,0 का कुछ रिलेवेंस है क्या यहाँ पे। 2,0 इसमें रखे तो सेकेंड इक्वेशन में 2,0 पास कर रहा है, इसका मतलब अपनी एक लाइन तो ये आ गई है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि भाई एक लाइन जहाँ पे ये टच कर रहा है वहाँ से पास कर रहा है, और जो दूसरी लाइन है वो मान लो कहीं से इधर से पास कर रही है, ठीक है। इसकी रेडियस क्या है, ये जो लाइन नीचे है इसकी रेडियस क्या है अपने पास, y इज इक्वल टू 1/7। इसकी रेडियस क्या होगी अपने पास 1/7, और इस ऊपर वाले की रेडियस क्या है अपने पास, इसकी है 1/2 और इसकी है अपने पास 1/7। स्लोप, तो इसकी स्लोप 1/2 है और इसकी स्लोप क्या है 1/7। अब अपने को जो ए बी है उसका क्या निकालना है, इस ए बी लाइन का अपने को निकालना है, इस ए बी लाइन का स्लोप। तो देखो ए बी लाइन अपन बोल सकते हैं कि 2,0 से पास करती हुई एक लाइन है इस तरीके से, ठीक है। 2,0 से पास करती हुई एक लाइन है इस तरीके से। या तो आप क्या करो, इस लाइन को पकड़ के ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो तो भी अपना काम हो जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट ही आ जाएगा भाई, तो सब कुछ आ गया है ना। इस लाइन को उठा के इसमें रख दो, x - 7y + 8 को उठा के यहाँ रख दो, अपने पास क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा और चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। दूसरा तरीका अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि बेसिक डेफिनेशन का यूज़ कर रहे हैं। एक अपन थ्योरम्स जानते हैं कि टेंजेंट के ऊपर अल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाला जो एंगल होता है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये दोनों एंगल होते हैं सेम। तो यदि इस एंगल को मैं थीटा नाम दे दूं, कि इसको इस एंगल को थीटा नाम दे दूं, तो उसके अल्टरनेट एंगल में ये एंगल क्या है, थीटा। तो अपन बोल सकते हैं कि इसकी स्लोप बेसिकली होगी क्या, ये थीटा, तो ये इसका क्या होगा π - थीटा, तो हो जाएगा अपने पास tan ऑफ π - थीटा, ये होगा इसका स्लोप। तो मोड ऑफ m इज इक्वल टू -tan थीटा का मोड, तो अपन बोल सकते हैं एक तरीके से tan थीटा का मोड। tan थीटा कहाँ पे होगा, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या है, स्लोप पता है m1 - m2, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 इंटू m2। तो देखो क्या आ रहा है, 7 - 2 5/14 अपॉन 15/14, आंसर आ जाएगा 1/3। सो ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है, बस इसमें ट्रिक है, आप ये पॉइंट निकाल के भी काम कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 इज बेस्ड ऑन डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या है, 8 टाइम्स i इज इक्वल टू अपने को निकालना है, इसको i मान लेता हूं, तो i इज इक्वल टू 8 टाइम्स 0 to π/2 x स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x cos ऑफ x माइनस साइन ऑफ x अपॉन cos ऑफ x प्लस साइन ऑफ x का होल स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू दिया हुआ है पाई इंटू के माइनस पाई, ठीक है। ये अपने को गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो एक तो अपन को क्या समझ में आता है, पहले एक्स स्क्वायर है तो इसको रिड्यूस करने का तरीका। दो काम कर सकते हैं अपन यहाँ पे, ये क्यूब है नीचे, दो काम अपन कर सकते हैं यहाँ पे। एक काम तो क्या कि भाई cos x प्लस साइन एक्स का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ऊपर cos 2x बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 1 प्लस साइन 2x का होल स्क्वायर। साइन 2x को t लेंगे तो वो इंटीग्रेबल है फंक्शन। दिस इज वन वे, ये भी इजी है। और अपन क्या कर सकते हैं इसमें देखो, और अपन यहीं पे f ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे π/2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगाई तो ये क्या बन जाएगा, देखो cos ऑफ π/2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स, तो ये बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन एस प्लस सी का होल क्यूब इंटू डी एक्स, है ना। एस प्लस सी है साइन एक्स प्लस एक्स, इन दोनों को ऐड करें तो 2i इज इक्वल टू 0 to π/2 एक्स स्क्वायर, इसको मैं माइनस प्लस ये माइनस बाहर ले लिया,
तो cos x माइनस साइन एक्स तो एज इट इज, अंदर जो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है उसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 है ना, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पाई एक्स, ये बन रहा है इन 2dx। अब देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुई चीज़ें, 8 इंटू 0 टू पाई बाई 2, ये 2 तो इसको कर लेता हूँ 4, ठीक है। अभी भी चीज़ें सोल्व नहीं हुई है बट कुछ सोल्व हुआ है। पाई एक्स माइनस पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू कोस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल क्यूब इंटू डी एक्स। अब देखो ये फंक्शन जो है इंटीग्रेबल है, अपन बोल रहे हैं कि इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे और अपना सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। तो i इज इक्वल टू, देखो इसको इंटीग्रेट किया तो ये क्या है, टी क्यूब 1 अपॉन टी क्यूब डी टी, है ना, साइन एक्स का कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, परफेक्ट है। तो 1 अपॉन टी क्यूब का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपने पास क्या, -1/2 टी स्क्वायर। तो देखो ये आ रहा है, बाई पार्ट्स अपन ने लगा दिया, i/4 कर लेता हूँ इसको, i/4 इज इक्वल टू वॉट, 0 to 1, ये एज इट इज फंक्शन, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही बात, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ अब जो इसका सेकंड पार्ट बचता है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, पाई, तो पाई अपॉन -2 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन इंटीग्रेबल है, नाउ दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल, तो i/4 इज इक्वल टू समथिंग, ये माइनस माइनस प्लस कर लेता हूँ, प्लस π/2 बाहर, इंटीग्रेशन 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स का डिवाइड किया, ऊपर बच जाएगा सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन 0 टू π/2 कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आ रहा है, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, अब 1 प्लस टेन एक्स को यदि अपन t माने तो सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt, सेक स्क्वायर एक्स dx बन जाएगा dt। तो 1 प्लस टी को अपन ने u मान लिया, मान लो t मान लिया, तो ये हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स, इंटीग्रेशन इसका 0 टू π/2, इसकी लिमिट लगा दो, इसकी लिमिट लगाते हैं अपन, तो इसकी लिमिट लगाते हैं तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, पाई 0 टू π/2, सॉरी लिमिट अपने पास क्या है, 0 टू π/2, सबसे पहले π/2 रखते हैं, तो पाई स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, मतलब पाई स्क्वायर बाई 4, है ना, इसकी लिमिट लगा देते हैं, i/4 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू π/2 पे ये क्या हो जाएगा 1, तो -1/2 माइनस ऑफ 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा माइनस पाई स्क्वायर बाई 4, और वो अगेन क्या हो जाएगा -1/2। तो देखो क्या आ रहा है, i/4 इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 4 विथ नेगेटिव साइन, प्लस इसको यदि अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो π/2 रखने पे 0 रखने पे माइनस ऑफ -1, तो आंसर आ जाएगा π/2। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, i इज इक्वल टू आ जाएगा -पाई स्क्वायर प्लस 2π, हेंस i इज इक्वल टू वॉट, पाई कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा 2 - पाई। सो देखो पाई इंटू 2 - पाई, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k इज इक्वल टू 2। तो ये भी प्रॉब्लम अपन बोल सकते हैं कि इट्स ए
रिलेटिवली डिफ़िकल्ट और लेंदी प्रॉब्लम। यदि अपन ने नहीं किया है सॉल्व तो एक बार फर्स्ट टाइम के लिए ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहे हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC AD एक एल्टीट्यूड है, सो वी आर ड्राइंग ए सर्कल विथ AD एज डायमीटर, दिस पॉइंट इज Q, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q, वी हैव टू फाइंड द लेंथ PQ। सो नाउ this is angle A, we can use sine rule here, sine rule in APQ ट्राइंगल में साइन रूल यूज करते हैं। सो साइन A इज इक्वल टू है ना PQ अपॉन साइन A इज इक्वल टू इसका रेडियस। अब एक तरीके से अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसका 2 इंटू इसका रेडियस अपन क्या बोल सकते हैं, AD लेंथ, AD एक डायमीटर है इसका, तो इज इक्वल टू अपन बोल सकते हैं 2 इंटू रेडियस ऑफ APQ। रेडियस ऑफ APQ इज व्हाट, AD। सो PQ अपॉन साइन A इज इक्वल टू AD। यहाँ से PQ की लेंथ क्या आ जाएगी, AD अपॉन साइन A। AD पता है अपने को, साइन A पता है, AD कैसे निकलेगा, AD विल बी व्हाट, 2 डेल्टा अपॉन A, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। साइन A क्या होगा अपने पास, साइन A विल बी है ना साइन A अपॉन A जानते हैं अपन, इज इक्वल टू 2 इंटू कैपिटल R सर्कम रेडियस ऑफ ABC। तो साइन A इज इक्वल टू A अपॉन साइन A इज इक्वल टू 2R। तो साइन A इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं A अपॉन 2R, A अपॉन 2R, ठीक है। सो हियर A से A कैंसिल हो गया, डेल 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर अपने पास क्या आ जाएगा, डेल्टा अपॉन R। सो आंसर विल बी, सो हियर आंसर विल बी डेल्टा अपॉन R, ठीक है, डेल्टा अपॉन R। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अपन क्या बोल रहे हैं, SR इज गिवन टू अस R टू द पावर 5 प्लस 3R की पावर 4 प्लस 2R क्यूब प्लस 2 अपॉन R इंटू R प्लस 1 इंटू 2 इंटू R प्लस 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा है तो अपन सिग्मा करने के लिए सबसे पहले तो डिवाइड करेंगे तो देखो ये क्या आ रहा है, इसको लिख दिया अपन ने R स्क्वायर इंटू R क्यूब प्लस 3R स्क्वायर प्लस 2R। ये बेसिकली कुछ नहीं है, R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2 ही लिखा हुआ है। ये अपन डिवाइड करेंगे तो ये बात अपने को समझ में आ जाएगी अच्छे से। तो ये क्या आ जाएगा, देखो डिवाइड करने पे R स्क्वायर प्लस 2 अपॉन R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। नाउ इसका सिग्मा करना है फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 टू 10, तो ये हो जाएगा सिग्मा R स्क्वायर फ्रॉम R इज इक्वल टू 1 टू 10। सिग्मा R स्क्वायर का फॉर्मूला अपन जानते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस इसका समेशन अपने को करना है। इसका समेशन करना थोड़ा सा अपन बोल सकते हैं कि डिफरेंस मेथड में जाना पड़ेगा। इसको अपन ने लिख दिया R प्लस 2 माइनस R अपॉन R इंटू R प्लस 1 इंटू R प्लस 2। इसका अपने को करना है सिग्मा। तो देखो ये दो टर्म में ब्रेक हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन अपन ने लिखा है ना, ये एक्सप्रेशन 2 टर्म में ब्रेक हो रहा है। एक टर्म इसकी क्या बन रही है,
1 अपॉन आर इंटू आर प्लस 1 माइनस दूसरा टर्म बन रहा है आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। अब दो कंटिन्यूस टर्म बन गई एक तरीके से, ये एफ आर है तो ये एफ आर प्लस 1 है, तो दो यदि कंटिन्यूस टर्म्स हैं यहाँ पे तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, r इज इक्वल टू 1 रखो एक बार, 1 रखने पे ये क्या होगा 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 3, ये फर्स्ट टर्म इसकी, फिर 1 अपॉन 2 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन 3 इंटू 4, देखो ये कैंसिल होना शुरू हो गया, फर्स्ट टर्म बची है तो लास्ट टर्म बचेगी, लास्ट टर्म इसकी होगी क्या 1 अपॉन 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 2, ठीक है। अब देखो इसको सिंप्लीफाई किया, इसमें भी n इज इक्वल टू 10 रख दो तो वैल्यू क्या आ रही है, ये 385 प्लस ये वैल्यू अपने पास आ रहा है 1/2 माइनस 1/11 इंटू 12। अब देखो इसका अपने को लेना क्या था, एस आर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, एस आर का सिग्मा का ग्रेटेस्ट इंटीजर, मतलब इसका भी अपने को क्या लेना है ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू सम पॉजिटिव नंबर लेस देन 1, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 385। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो अपने पास क्या दिया हुआ है, ए बी सी 3 यूनिट वेक्टर्स है और इनका आपस में एंगल क्या है, म्यूचुअली दे हैव एंगल ऑफ π/6, ठीक है, ये अपने को गिवन है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अपने को क्या निकालना है, और अपने को निकालना क्या है, ऐसे ए बी के बीच में एंगल, बी सी के बी और सी के बीच में एंगल, और सी और ए के बीच में अपने को एंगल दिया हुआ है। वी हैव टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन। ओके, वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन का मतलब अपने पास क्या चाहिए, 1/6 इंटू STP ऑफ ABC, इसका मोड चाहिए अपने को, ये होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन। तो मतलब अपने को चाहिए STP ऑफ ABC। अब देखो एक फॉर्मूला होता है उसका यूज करेंगे अपन, STP ऑफ ABC का होल स्क्वायर होता है अपने पास A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, C डॉट A, C डॉट B एंड C डॉट C। इसका यूज़ करते ही देखो अपना चीज़ें सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो देखो ये अपने पास आ रहा है 1, ये हो जाएगा √3/2, √3/2, ये हो जाएगा 1 √3/2, 1 √3/2, √3/2, √3/2, 1। सिंप्लीफाई किया तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगी √3√3 माइनस 5/2, ये वैल्यू निकलेगी STP ऑफ ABC, ये निकलने वाला है। ये अपने पास क्या है, STP ऑफ ABC का स्क्वायर, तो अंडर रूट करने पे ये वैल्यू अपने पास मिल जाएगी। इसका कैलकुलेशन अपन कर लेंगे। अब हमने को क्या निकालना है, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/6 इंटू दिस STP, तो वो जाएगा √3√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज नथिंग बट √3√3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 12। दिस इज अवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो अपने को क्या दिया हुआ है, मोहन पहला गेम जीत रहा है, मोहन विंस फर्स्ट गेम, ये तो दिया हुआ है। अपने को निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग मोहन लास्ट गेम। मोहन लास्ट गेम जीतता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अपन ने बोला कि अच्छा मोहन को फर्स्ट गेम तो जीत रहा है, ये तो गिवन है अपने को। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, मोहन लास्ट गेम जीतना चाहिए, तो हो सकता है कि दोनों गेम जो बाकी बचे वो भी मोहन ही जीत जाए, हो सकता है दोनों गेम सोहन जीते, और ऐसा हो सकता है कि एक मोहन जीते और एक सोहन जीते, ऐसा हो सकता है कि एक सोहन जीते और एक मोहन जीते। यही 4 केस अपने पास बनने वाले हैं। बोलो
मोहन लास्ट गेम जीत रहा है, फर्स्ट गेम जीत रहा है, ये उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि पहला गेम तो मोहन जीत गया, उसके बाद अगले 3 गेमों का अपने को कंसिडरेशन करना है। अब अपने को बोल रहा है कि यदि कोई भी प्लेयर पहले यदि गेम जीता हुआ है, इफ ही ऑलरेडी वॉन 1 मैच, तो उसका कंसेक्यूटिव मैच जीतने का उसका चांसेस बढ़ जाएगा और क्या हो जाएगा 2/3। और मान लो 3 कंसेक्यूटिव करना है तो उसका चांस बढ़ जाएगा और 3/4, और कंसेक्यूटिव जीत रहा है तो 4/5। तो मैंने बोला कि पहला, इससे पहले मोहन जीता हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की होगी 2/3, इसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की हो जाएगी 3/4, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। ठीक, अब यहां पे मोहन जीता हुआ है तो सेकंड टर्म पे मोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी, सोहन जीता मतलब मोहन हारा, क्योंकि सोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी अपने को दी हुई नहीं है। अपने को सोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है किससे? मोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी से। इफ मोहन लूज द गेम, मोहन हार कितने तरीके से सकता है, या मोहन हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो मोहन की जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। नाउ सोहन जीत गया तो अगला गेम सोहन जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 2/3 इनटू, अब सोहन 2 कंसेक्यूटिव गेम जीत चुका है, तो सोहन के अगले गेम जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2 कंसेक्यूटिव गेम सोहन जीत चुका है, तो सोहन के अगले गेम कंसेक्यूटिव जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 3/4। तो सोहन हारा है वहां पे, तो हार कितने तरीके से सकता है? 1/4। आप एक बंदे पे फोकस करो, अपने आप चीजें सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे मोहन जीतेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी 2/3। अब 2 गेम मोहन जीत चुका है, तो मोहन को हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/4, क्योंकि जीतने की प्रोबेबिलिटी है 3/4 इनटू, अब सोहन हारा हुआ है ना, सोहन हार गया है। अब मोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सोहन यदि लास्ट गेम जीता है तो अगला गेम सोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? अगले गेम की सोहन की जीतने की प्रोबेबिलिटी है 2/3, तो सोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। तो इस तरीके से अपने को देखना है, जो पिछला बंदा है उसी से चीज़ों को कंक्लूड करो। मोहन जीता है तो मोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है, तो सोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी 1/3। अब अगला पिछला गेम सोहन जीता है तो सोहन के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/3। अब अगला गेम मोहन जीता है तो मोहन के जीतने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट क्या होगी? 2/3। तो ये अपना आंसर होगा। ठीक है, इसमें ये अपना आंसर होने वाला है। तो देखो इन सब का समेशन कर देंगे तो अपने पास आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन विनिंग 4th मैच आ जाएगा। इतने ही 4 तरीके से चौथा गेम जीत सकता है मोहन, दैट इज 79/135। ठीक है, अब यहाँ पे ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में अपने को बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट मोहन विंस ऑल दी 4 गेम्स गिवन दैट मोहन हैज वॉन 4th गेम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन विंस ऑल द गेम गिवन दैट मोहन विंस 4th गेम इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन विनिंग ऑल गेम इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ 4th गेम अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोहन विंस 4th गेम। अब देखो प्रोबेबिलिटी मोहन विंस 4th गेम निकाल चुके हैं अपन, क्या आ रहा है वो? 79/135। ठीक है, और मोहन चारों गेम जीत जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी अपने पास है 2/5 रख देंगे, तो ये आंसर क्या आ जाएगा अपने पास? 2 × 2/5 × 135/79 54/79। ठीक है, दिस इज ये क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, बेस्ड ऑन क्रेमर्स रूल। अपने पास 3 इक्वेशन दी हुई है, x प्लस लेमडा वाई, x प्लस लेमडा वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 3 प्लस लेमडा, 4x प्लस 3y प्लस लेमडा z इज इक्वल टू 17 प्लस म्यू। ठीक है, नाउ सबसे पहले अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से पहले क्वेश्चन नंबर 12, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है। ये बोल रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन रहना चाहिए, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब रहता है, व्हेन डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले डेल्टा इक्वल टू 0 करते हैं। यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 करने पे लेमडा की वैल्यू क्या क्या मिलने वाली है अपने को, देखो डेल्टा है क्या, देखो डेल्टा अपने पास 1 3 4 लेमडा 1 3 3 माइनस 1 लेमडा इक्वल टू 0। देखो लेमडा की वैल्यू क्या क्या आ रही है, लेमडा इक्वल टू -3 एंड 2 आ रहा है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने पे लेमडा की वैल्यू आ रही है -3 एंड 2, लेमडा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास -3 एंड 2। अब देखो फॉर दीज वैल्यूज लेमडा डेल्टा इक्वल टू 0। अब डेल्टा 0 है तो सिस्टम क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है ना रखे, बट डेल्टा नॉन जीरो पे पक्का सिस्टम क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। तो बाकी जो भी देखो लेमडा की वैल्यू मतलब ये नहीं होनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी चलेगा। तो -2 3 -1 4 सारी वैल्यू एक्सेप्टेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, A B C D ऑल आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि दिस इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, है ना, दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन कैसे रख सकता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए देखो पहले डेल्टा 0 होना चाहिए, डेल्टा 1 इज इक्वल टू डेल्टा 2 इज इक्वल टू डेल्टा 3, ये चारों भी 0 होना चाहिए। और इसमें एक केस अपने पास और आता है जहाँ पे अपन क्या बोलते हैं कि ये अलग से चेक करो कि सिस्टम जो है, सिस्टम में प्लेन्स पैरेलल तो नहीं है। तो प्लेन्स पैरेलल के केस में आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रह के चेक करना पड़ता है कि कहीं 2 प्लेन पैरेलल होके तीसरा उनको इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा। तीनों प्लेन यदि पैरेलल है और कोइंसिडेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बट तीनों प्लेन यदि पैरेलल है और अलग अलग है तब भी ये 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये काम अपने को थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पे। सो डेल्टा इक्वल टू 0 अपन को मिल गया -3 एंड 2। तो सबसे पहले अलग अलग लेमडा इज इक्वल टू 2 के लिए म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फॉर विच दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेमडा इक्वल टू 2 रखा तो देखो अपने पास सिस्टम बन रहा है x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 15, 3x प्लस y माइनस z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 प्लस 2 5 एंड 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 17 प्लस म्यू। एक चीज़ समझ में आ रही है, जो इसके कोफिशिएंट्स है P1 और P2, P1 प्लस P2 करने पे अपने को क्या मिल रहा है, P3 मिल रहा है। ठीक है, तो प्लेन से यदि अपन सोचें इस चीज़ को, फैमिली ऑफ प्लेन से तीसरा प्लेन इसी से पास कर रहा है, तब तो अपना काम बन जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये P1 प्लस P2 करने पे ये मिल रहा है, ये भी वही प्रॉपर्टी फॉलो कर जाए। तो यहाँ से देखो 15 प्लस 5 इज इक्वल टू 17 प्लस म्यू, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो म्यू इज इक्वल टू 3। सो 2, 3 लेमडा इज इक्वल टू 2 एंड म्यू इज इक्वल टू 3 विल गिव अस इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। आप डेल्टा 1 को 0 करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हो। देखोगे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 बाकी सारे के सारे 0 आएंगे। फिर अपन ने चेक किया लेमडा इज इक्वल टू -3, तो उसके लिए अपन ने डेल्टा इक्वल टू 0 से ये वैल्यू निकल गई। अब डेल्टा 1 को 0 करो, डेल्टा 1 है तो होता क्या, डेल्टा 1 क्या है, 1 3 4 को हटा दो, उसके अलावा जो बचा उसको रखो, -3 1 3 है ना, लेमडा की जगह -3 1 3 3 -1 -3, और जो लाइन अपन ने नहीं रखी है 1 3 4 उसकी जगह आ जाएगा 15 0 17 प्लस म्यू। ये डेल्टा 1 है। डेल्टा 1 इक्वल टू 0 करने से म्यू की वैल्यू आ जाएगी -49/2। अब अपने को क्या करना है,
फॉर दिस म्यू है ना, लेमडा -3 आ गया, म्यू इक्वल टू आ गया अपने पास -49/2। इन दोनों का यूज़ करते हुए आपको लेमडा 2 और डेल्टा 2 और डेल्टा 3 ये भी आपको क्या प्रूफ कर देना है, 0। यदि ऐसा हो रहा है इसका मतलब क्या है, सिस्टम हैज़ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो ये दो अपने पास पॉसिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14। 13 एंड 14 में अपने को देखो क्या दिया हुआ है, दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और उनकी अपने को निकालना है लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको निकालने का देखो तरीका ध्यान से समझो। क्या होता है, अपने पास लाइन की इक्वेशन क्या है, x-3/1 इज इक्वल टू y -5/-2 इज इक्वल टू z -7/1। इस लाइन की इक्वेशन अपने पास है x + 1/7 इज इक्वल टू y + 1/-6 इज इक्वल टू z + 1/1। ये लाइन की इक्वेशन है। इसके ऊपर अब ये जो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने हैं, इसकी डायरेक्शन तो अपन निकाल सकते हैं। बोलो डायरेक्शन अपन को पता है कि लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है हमेशा दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर। तो लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 निकाल लो, i j k 1 - 2 1 7 - 6 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा अपने पास 4 6 4i के + 6j के + 8k के। तो डायरेक्शन रफली अपन बोल सकते हैं कि 2 3 4 के अलोंग है। तो इसकी डायरेक्शन क्या आ जाएगी 2 3 4। 2 से डिवाइड कर दिया तो डायरेक्शन रेशियो मिल गया इस लाइन का 2 3 4। अब इस लाइन को एक दूसरे तरीके से अपन और लिख सकते हैं, ये पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं P और ये पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं Q। तो P को यदि निकालें जनरल लेमडा की टर्म्स में तो इज इक्वल टू लेमडा करने से P मिल जाना चाहिए। तो P इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा + 3 -2 लेमडा + 5 लेमडा + 7, ये आ जाएगा P। ऐसे ही देखो Q क्या मिलने वाला है, म्यू ले लेता हूँ इसको, 7 म्यू -1 -6 म्यू -1 म्यू -1, ये आ जाएगा P और Q। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि PQ जो वेक्टर है वो हमेशा पैरेलल होगा किसके, इस वेक्टर के। ये बेसिकली B1 क्रॉस B2 के बोल सकते हैं। बोलो सही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस चीज़ का आपको करना ही यूज़, PQ इज पैरेलल टू B1 क्रॉस B2। या अपन बोल सकते हैं कि PQ और B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा। या डायरेक्टली क्या कर दो, PQ वेक्टर निकाल लो। अब PQ वेक्टर मेरे पास है, PQ वेक्टर क्या है 7 म्यू, Q - P कर देता हूँ, 7 म्यू माइनस लेमडा -1 -3 -4 अपॉन इज इक्वल टू -6 म्यू + 2 लेमडा -1 -5 -6 इज इक्वल टू म्यू माइनस लेमडा -8 अपॉन ये पैरेलल है किसके, B1 क्रॉस B2 मतलब 2 3 4। अब इसको सोल्व करो, एक इक्वेशन ये बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन ये बन जाएगी। बहुत सिंपल इक्वेशन बनेगी। 1 और 2 को यदि अपन सॉल्व करेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, वहाँ से लेमडा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, लेमडा और म्यू की वैल्यू 0 आ गई। इस बात का मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट P है वो खुद यही है 3 5 7। तो पॉइंट P आ गया अपने पास 3 5 7 और पॉइंट Q क्या आ जाएगा -1 -1 -1। तो लाइन PQ आ जाएगी क्या, बोलो लाइन PQ विल बी व्हाट, x - 3 अपॉन किसके अलोंग है, 2 3 4 के अलोंग है। तो एक लाइन तो ये आ गई। अब अपने पास क्या है, अब इस केस में 4 ऑप्शन है, चारों की डायरेक्शन 2 3 4 है।
अब इसमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है, यदि मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन प्रॉब्लम है तो आपको बाकी पॉइंट्स को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन पे और भी पॉइंट हो सकते थे। ये यहाँ पे जो 3, 5, 7 है उसकी जगह और कोई पॉइंट अल्फा बीटा गामा भी हो सकता था। ये लाइन की इक्वेशन ऐसे भी आ सकती थी। तो इस अल्फा बीटा गामा में से कोई पॉइंट नहीं है, ये कैसे इंश्योर करोगे? तो आप क्या करो, जो भी ऑप्शंस हैं उसमें जाओ, -3, -5, 7 एक पॉइंट ये ऐसा है। तो जो अलग अलग अल्फा बीटा गामा है, या मैं बी ऑप्शन को यदि मेरे को चेक करना है कि करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो आप क्या करो, -3, -5, 7 को उठा के इसमें रख दो। यदि सेटिस्फाई करता है तो वो ऑप्शन भी करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो -3 -6/2 -6/2 हो जाएगा अपने पास, माइनस का 3, -5 -10/3 इज इक्वल टू -10/3 इनकरेक्ट है। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। -1 भी यहाँ पे रखते तो x+1 y+1 z+1 वो भी इस केस में करेक्ट होता। तो यही चीज़ अपने को यहाँ पे ध्यान देनी है। अब अपन बात करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की। तो देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। मतलब ये बेसिकली b1 क्रॉस b2 b कैप है, b1 क्रॉस b2 का कैप है। तो 2, 3, 4 तो अपन ले चुके हैं, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, 3, -1, 4, 6 और 8 के साथ। तो 4, 6, 8 के साथ डॉट प्रोडक्ट किसका, b1 क्रॉस b2 है अपने पास 2, 3, 4 की, और 2, 3, 4 का मैग्नीट्यूड √29। तो देखो क्या आ रहा है, 8 + 18 + 32 4, 6, 8 7, 6, 4 अब 58 अपॉन √29। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 2 √29। दिस विल बी अवर आंसर। तो ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16। अपने को दिया हुआ f of x इज इक्वल टू x³ - x when mod x is greater than equal to 1 and x³ - x का mod when mod x is less than equal to 1, लेस देन इक्वल टू नहीं। अब इसको अपन यदि सॉल्व करें तो ये क्या है, x greater than 1 और x is less than -1। इसको सॉल्व करें तो ये क्या है, x -1 to 1 के बीच में, ठीक है। ये अपने पास आ रहा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं अपन, इसका ग्राफ बनाते हैं। x³ - x का ग्राफ रफली कुछ ऐसा कुछ होगा, -1, 0, 1, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी पे -इन्फिनिटी, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होगा। अब अपने को x greater than 1 के लिए इसका ग्राफ चाहिए, तो ये अपने काम का ग्राफ है, और x -1 से छोटे के लिए ग्राफ चाहिए। अभी तक इसका कोई एज सच अपने को ज़्यादा यूज़ नहीं है, बट व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1 आपने को क्या करना है, f of x का मोड करना है। तो ये फंक्शन तो इसमें तो यदि ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा, बट यहाँ पे ये फंक्शन क्या है, नीचे है, नेगेटिव है, तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ग्राफ इसका ऐसा कुछ हो गया बच्चों, ऐसा कुछ, ठीक है। ये ग्राफ आया f of x का। अब क्वेश्चन उठाते हैं। ए ऑप्शन अपन इजीली चेक कर लेंगे, यहाँ पे बी ऑप्शन भी इजीली चेक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं, 15 का सी। अब सी क्या बोल रहा है,
y इज इक्वल टू पी इंटू एक्स प्लस वन एक लाइन है, तो वो लाइन अपन देख पा रहे हैं कि -1,0 से पास करती हुई एक लाइन है जो इसको 5 पॉइंट्स पे कट करनी चाहिए, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स पे कैसे कैसे कट कर रही है, ये 1 2 3 4 ये 5। तो इसका स्लोप p क्या क्या हो सकता है, तो अपन ने बोला कि यदि ये स्लोप इसका ये लाइन यहाँ से शुरू हो 0 से लेके कहाँ तक, वो एक्सट्रीम पॉइंट कहाँ होगा जब ये इसको टच कर दे, इस ग्राफ को यहाँ से टच करती हुई ऐसे निकल जाए। अब अपने को ये बताना है कि -1,0 से एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है इस कर्व पे। कौन से कर्व पे, इस कर्व पे। ये कर्व है क्या, बेसिकली ये कर्व है -(x³ - x), बिकॉज अपन ने मोड लिया है, नेगेटिव था ये, मोड लिया है। तो अपने पास अपन बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x - x³ कोई कर्व है, उस पे फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट टेंजेंट की स्लोप निकालनी है। तो टेंजेंट पहले लिखते हैं, उसके बाद स्लोप निकालेंगे। टेंजेंट लिखेंगे तो y डैश क्या है, y डैश इसका हो जाएगा 1 - 3x²। तो टेंजेंट की स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल Y - y इज इक्वल टू 1 - 3x² इंटू कैपिटल x - x। अब y की जगह अपन ने क्या रख दिया, -1 0 और x की जगह -1। तो दिस लाइन पासेस थ्रू -1,0 पास करवा दो 0, तो ये हो जाएगा अपने पास -y इज इक्वल टू 1 - 3x² इंटू -1 - x। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1 - 3x² इंटू 1 + x। y को अपन क्या लिख सकते हैं x की टर्म्स में, x - x³, क्योंकि ये पॉइंट x, y उस कर्व के ऊपर है। x - x³ इज इक्वल टू 1 + x - 3x² - 3x³। अब देखो ये क्या आ रहा है, -3x² - 3x³, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x³ + 3x², x है कैंसिल -1। इसका एक रूट क्या है, x इज इक्वल टू -1 रखने पे सेटिस्फाई कर रहा है ये इसको, तो x इज इक्वल टू -1 इसका एक रूट है। तो बाकी रूट अपन निकाल लेते हैं, 2x² इंटू x 2x³ - 2x² अपने को चाहिए 3x²। तो यहाँ पे क्या अपने पास माइनस का 2x², तो अपन को करना पड़ेगा प्लस का 5x, ताकि 5x² इंटू प्लस माइनस 2x² 3x² बन जाएगा। टू एक्स क्यूब प्लस कैलकुलेशन एक बार दे देते हैं 3x² - 1, x इज इक्वल टू -1, अच्छा +1 होगा ना, ये x इज इक्वल टू -1 इसका रूट है, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x + 1 और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, देखो x² तो 2x² प्लस x² 3x² प्लस 2x। अपने को कुछ नहीं चाहिए यहाँ पे, ये क्या मिल रहा है अपने पास, x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, -3 एंड 3 सेटिस्फाई तो कर रहा है, तो इसका मतलब x + 1 इसका एक रूट है। तो पहली बात तो ये क्या आएगा फिर अपने पास, तो देखो इसके फैक्टर क्या आएंगे, x + 1 इंटू 2x² 2x³ 2x² अपने को चाहिए x², तो ये आ जाएगा x² x एक्स्ट्रा तो -1 इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लेते हैं अपन, 2x² प्लस 2x - x - 1 इक्वल टू 0, 2x कॉमन लिया x + 1, तो ये आ जाएगा एक तो x इज इक्वल टू 1/2, एक आ जाएगा x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू 1/2 -1 तो हो नहीं सकता, ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, x इज इक्वल टू 1/2।
अब x इज इक्वल टू 1/2 पे y डैश क्या होगा, y डैश इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इंटू 1/2 का स्क्वायर विच इज नथिंग बट 1 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। तो इस लाइन की स्लोप क्या आ रही है बच्चों, स्लोप आ रही है p इज इक्वल टू 1/4। तो p विल वेरी फ्रॉम, है ना। अब इन दोनों के बीच में अपन को क्या मिलेगा, हमेशा 5 सॉल्यूशंस मिलेगा। तो p बिलोंग्स टू 0 to 1/4, दिस इज अवर आंसर। ठीक है, तो ये अपन बोल सकते हैं कि AOD का अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी, और इसका सॉल्यूशन भी मज़ेदार है। ठीक है, नेक्स्ट इसका पार्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, f of x इज एन ऑड फंक्शन, गलत बात है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, f of x इज एन ऑड फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 16 यहीं पे सोल्व कर देते हैं। ए ऑप्शन इनकरेक्ट। y इक्वल टू एफ एक्स इज नाइदर इवन नोर ऑड, बिल्कुल सही बात है, नाइदर इवन नोर ऑड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नंबर ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन f of x इज इक्वल टू 0 इज 3। नंबर ऑफ एक्सट्रीमम यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, 4 एक्सट्रीमम है ना। यहाँ पे भी मिनिमा है, यहाँ मैक्सिमा है, मिनिमा मैक्सिमा है, तो सी भी इनकरेक्ट है। डी क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ f of x इज इक्वल टू f of x माइनस के इक्वल टू 0 इज 1 व्हेन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू 0। मतलब f of x इज इक्वल टू k के कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, तो वो बोल रहा है कि यदि 1 होगा इफ k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू k, यदि माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक कितने सॉल्यूशन लग रहे हैं अपने को, है ना। एक ही जगह तो कट कर रहा है, ये कांस्टेंट फंक्शन इसको कितनी जगह कट कर रहा है, एक जगह। इसका मतलब डी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, बी एंड डी इज अवर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, कॉलम मैचिंग है, तो कॉलम मैचिंग 1, हेलो हेलो, सो नेक्स्ट अपने पास आता है कॉलम मैचिंग। क्वेश्चन नंबर 1 का ए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड सर्किल है x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दे आर ऑर्थोगोनल एट पॉइंट a, ए। तो पहली बात तो a, ए उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, और उसके बाद अपन ऑर्थोगोनलिटी को चेक करते हैं। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, a इज इक्वल टू क्या आ रहा है यहाँ पे 4, और a इक्वल टू क्या आ रहा है 0। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो कर्व है a इक्वल टू 4 के लिए, यदि ये पैराबोला और ये सर्किल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, मान लो, तो a, a पे सर्किल पे ऐसा हो सकता है कि 6,5 से a, पे टेंजेंट यदि पैराबोला पे बनाए तो वो सर्किल के सेंटर से पास करनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल है तो सर्किल ऐसे कट कर रहा है, तो टेंजेंट ऐसे, इसकी टेंजेंट यहाँ पे है, तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये इसकी टेंजेंट है, तो ये जो नॉर्मल होगा वो सर्किल के सेंटर से पास करना चाहिए। आइडियली ऐसा होना चाहिए, सर्किल के सेंटर से पास करना चाहिए, तभी इसका कोई सिग्निफिकेंस रहता है। ठीक है, या यहाँ पे ऐसा कुछ, ठीक है, अदरवाइज पॉइंटलेस है ये बात। तो a, a पे ये राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये दिया हुआ है, तो अपन चेक करते हैं कि 4,4 पे राइट एंगल पे इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये अपन कैसे चेक करेंगे कि पॉइंट 4,4 पे जो टेंजेंट की इक्वेशन लिखेंगे वो सेंटर से पास करनी चाहिए। 4,4 पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी पैराबोला पे, तो y1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 4, ये टेंजेंट की इक्वेशन ये सर्किल के सेंटर से पास करती है कि नहीं, इसको चेक कर लो। तो पुट कर देते हैं 4 इंटू 5 इज इक्वल टू 2 इंटू
6 + 4 सर्किल के सेंटर से पास कर रहा है, दैट मीन्स ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करते हैं, यदि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता तो, ठीक है। ऐसे 0,0 की बात करें, बट 0,0 पे इसकी जो टेंजेंट है वो इसके सेंटर से पास नहीं करती, तो यहाँ पे सिर्फ आंसर इसका क्या होना चाहिए, ओनली a = 4, ठीक है। बी पार्ट, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन टू y - 2 का होल स्क्वायर = 4 × x + 3 एट द पॉइंट्स where it is intercepted by the line, this is 4π/p. Okay. The angle between the tangents drawn to y - 2 का whole square is equal to 4 × x + 3, और एक दूसरी लाइन है 3x - y + 8 = 0। ये बोल रहा है कि कोई पैराबोला इस तरीके से है, इस पैराबोला को अपन शिफ्ट कर लेते हैं, इसको कैपिटल Y लिखते थे और इसको लिख लेते हैं कैपिटल X। तो स्मॉल y = क्या हो जाएगा, y + 2 यहाँ पे रख देंगे अपन, और स्मॉल x की जगह है ना y - 2 = कैपिटल Y और x + 3 = कैपिटल X। तो इस y की जगह यहाँ पे अपन ने रख दिया, इस x की जगह रख दिया कैपिटल X - 3 × 3 माइनस y की जगह अपन रख दिया y + 2 + 8 = 0। तो लाइन को भी उसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया, सही बात, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 3x - 9 - y - 2 + 8, 3x - y ये आ रहा है 3x - y - 3 = 0, ये लाइन। अब ये लाइन इस कर्व को y² = 4x को जहां पे इंटरसेक्ट करती है, वहां पे अपन ने क्या बनाया, पेयर ऑफ टेंजेंट्स, उनके बीच में अपने को क्या चाहिए, एंगल, ये थीटा चाहिए, ठीक है। अब एक चीज अपन यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि भाई इसका जो फोकस है वो क्या है अपने पास 1,0 से ये लाइन पास करती है, देखो y = 1 रखने पे, y = 0 रखने पे और x = 1 रखने पे ये लाइन किससे पास कर रही है, अपने पास 1,0 से पास करती है। लाइन यदि 1,0 से पास करती है, इसका मतलब लाइन फोकस से पास कर रही है, लाइन फोकस से पास करती है, तो ये थीटा = क्या होना चाहिए, π/2। तो कहानी खत्म। वो बात अपन यहाँ पे भी अपन कर सकते थे, है ना, वो ज़्यादा आसान और आसान अप्रोच होती, ठीक है। नेक्स्ट देखो सी पार्ट क्या बोल रहा है, इफ द लाइन दिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला दिस देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ के। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये निकालना है, y² - kx, तो y² = kx - 8, ये हो जाएगा। तो y² = k × x - 8/k, y² = 4 × k/4 × x - 8/k। और मुझे पता है डायरेक्ट्रिक्स होता है कैपिटल X = -a, कैपिटल X की जगह आ जाएगा x - 8/k - a यहाँ पे है k/4, तो x = आ जाएगा 8/k - k/4, ठीक है। तो x = -1 है ये, सो दिस x = 1 इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा, ये गिवन है। तो यहाँ से 8/k - k/4 = 1, तो यहाँ से वी कैन फाइंड वैल्यूज ऑफ k,
ठीक है। इज इक्वल टू 1 करते ही के में क्वाड्रेटिक बन रही है और सॉल्व हो जाएगा और के की वैल्यूज अपने को मिल जाएगी। हेलो, नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट। डी पार्ट में देखो अपने को यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x पॉइंट्स वेयर एब्सिस इज इक्वल टू ऑर्डिनेट। तो वो पॉइंट अपने पास क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x से 8,8। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट निकालें तो 80 स्क्वायर 280, तो 280 इज इक्वल टू 8 एक तरीके से अपने पास है। 2 इंटू ए क्या है, यहाँ पे 2 है, तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो ये पॉइंट P एक तरीके से क्या है, 2 पॉइंट है। तो इसका जो नॉर्मल कोड का दूसरा एंड निकलेगा वो क्या होता है, T2 इज इक्वल टू होता है माइनस टी माइनस 2/t। तो माइनस ऑफ 2 माइनस 2/2 विच इज -3। तो ये पॉइंट आ गया -3। अब आपको क्या निकालना है, इसकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है आपको। ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास 8,8, ये पॉइंट 80 स्क्वायर 280, 80 स्क्वायर 280 मतलब हो जाएगा अपने पास 2 इंटू 9 18, 280 -12। सिंप्लीफाई कर लेंगे तो लेंथ आ जाएगी अपने पास 18 माइनस 8 10 का स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 रूट 5। अपने को निकालना है एल स्क्वायर अपॉन 100 विच इज 5। दिस वी हैव टू फाइंड आउट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। इसका कॉलम मैचिंग का सेकंड पार्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले मैं एक प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं विच इज कि कोई भी पैराबोला हो, उस पैराबोला में पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, पेयर ऑफ टेंजेंट्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये मान लो T1 है, ये मान लो T2 है। ये पॉइंट P T1 है, ये पॉइंट है P T2। तो ये पॉइंट हो जाएगा अपने पास A T1 T2 A T1 प्लस T2, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इस कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए, इस कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए यदि कोई लाइन बनाई गई है ना, इसके कोड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हुए यदि कोई लाइन बनाई गई तो वो हमेशा एक्सिस ऑफ द पैराबोला के पैरेलल होगा। दिस इज प्रॉपर्टी। उसको प्रूफ कर देते हैं पहले। इस पॉइंट को मैंने मान लिया, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, A T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर बाई 2 2A T1 प्लस T2 बाई 2, ठीक है। ये पॉइंट होगा। तो इस लाइन की स्लोप निकाल लेते हैं अपन कि इस लाइन की स्लोप। अब ध्यान से देखो, इसका जो y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है बिल्कुल। यदि y कोऑर्डिनेट दोनों के सेम है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन का स्लोप क्या हो गया, 0। दैट मीन्स एनी लाइन विच passes through point of intersection of pair of tangents and mid point of the chord formed by that those two points है ना, connecting those two points will be parallel to the axis। ये अपने पास प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करेंगे बच्चों। यहाँ पे देखो अपने को क्या दिया हुआ है, 2 टेंजेंट दी हुई है पैराबोला की 2 टेंजेंट पहले बना लेते हैं। कोई भी पैराबोला हुआ, ऐसा कुछ पैराबोला है, इस पैराबोला की 2 टेंजेंट दी हुई है। एक टेंजेंट दी हुई है y इक्वल टू x और एक टेंजेंट दिया हुआ है अपने को कुछ
है ना, ये एक्सिस अपन ने मान लिया, ये है y इक्वल टू 0, तो ये पॉइंट है बेसिकली 0,0, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो अपन ने बोला कि ये जो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट्स को अपन ने ज्वाइन किया, ये पॉइंट अपने को दिया हुआ है कितना, 1,1, ये पॉइंट दिया हुआ है अपने पास 1,0, ठीक है। अब इन दोनों का जो मिड पॉइंट है दैट इज 1,1/2, इस पॉइंट को इस मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो यदि लाइन बनाता हूं वो एक्सिस की स्लोप देगा, यही अपन ने ऊपर प्रूफ किया है। तो एक्सिस की स्लोप यहां से आ गई, ठीक है, एक्सिस की स्लोप यहां से आ गई। एक्सिस की स्लोप देखो क्या आ रही है, 1/2 माइनस 0/1 माइनस 0, मतलब एक्सिस की स्लोप है 1/2, ठीक है। एक्सिस की स्लोप अपने पास क्या आ गई, 1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अपन। देन द स्लोप ऑफ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये सब बाकी चीजें। अब अपन क्या बोलते हैं, यदि एक्सिस की स्लोप आ गई तो एक बात अपन जानते हैं, है ना, ये प्रॉपर्टी का पूरा यूज कर रहा है। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी जो डिस्कस कर रहा हूं दैट इज, अपन को पता है कि एक्सिस के पैरेलल यदि कोई लाइन आती है, एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन आएगी तो अब ऐसे मान लो वो यहां से रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास करेगी, ये अपन पैराबोला में प्रूफ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या बोल रहे हैं कि जो 1,1 है वो एक तरीके से टेंजेंट है, 1,1 से एक लाइन लिखते हैं जो एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि एक्सिस की स्लोप पता है तो मतलब ये लाइन की इक्वेशन अपने को पता है, ये लाइन की इक्वेशन पता है अपने को, 1/1,1 से पास करती हुई एक लाइन जो 1,2 स्लोप की है, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, वो इसको हटा देता हूं मैं अब, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद किससे पास करेगी, एक्सिस से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, सॉरी, किससे पास करेगी, फोकस, ठीक है, फोकस से पास करेगी। ऐसे ही सिमिलरली एक लाइन यहां से आएगी, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे कुछ है कि ऐसे फोकस से वो पास करेगी, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हैं, डायग्राम थोड़ा सा सही से नहीं बनना, बाकी पैरेलल कोई रे आएगी तो फोकस से जरूर पास करेगी। अब ये लाइन निकाले कहाँ से, बात ये रही है कि ये लाइन निकाले कहाँ से और ये लाइन कहाँ से निकाले। तो मैं एक लाइन निकलवाता हूँ इसकी, ये वाली लाइन। तो ये लाइन की इक्वेशन मेरे को पता है, ये पॉइंट पता है 1,1, इस लाइन की स्लोप पता है, इस लाइन की स्लोप पता है, जो टेंजेंट है वो लाइन है, उसकी स्लोप है m = 1, इस लाइन की स्लोप है m = ½ इस लाइन की स्लोप ही तो निकालनी है, इस लाइन की स्लोप मैं m मान लेता हूँ। तो मैंने बोला कि ये एंगल यदि सेम है तो tan थीटा दोनों को इक्वेट कर दो, तो देखो m - 1 अपॉन 1 + m का मोड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/2 - 1 अपॉन 1 + 1/2। सो यहां से क्या आ गया, m - 1 अपॉन m + 1 का मोड इज इक्वल टू 1/3 का मोड, ठीक है, 1/3 का मोड। तो यहाँ से देखो क्या आ रहा है, m - 1 अपॉन m + 1 इज इक्वल टू +- 1/3। अब +1/3 के साथ जब सॉल्व करेंगे तब कुछ आंसर, एक आंसर तो यही आने वाला है m = ½ दूसरा आंसर कुछ आने वाला है, तो दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो 3m - 3 इज इक्वल टू 1 तो आ जाएगा m + 1, तो ये तो आ जाएगा 2m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 2 1, और दूसरा अपने पास जब माइनस को लेके सोल्व करोगे तो आ जाएगा m इज इक्वल टू ½ जो कि ये वाली लाइन है। अब इसकी स्लोप आ जाएगी m इज इक्वल टू 2, तो लाइन की इक्वेशन आ गई क्या, लाइन की इक्वेशन मेरे पास क्या आ जाएगी, y - 1 इज इक्वल टू 2 × x - 1, मतलब लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y - 2x इज इक्वल टू -2 + 1 - 1, तो मतलब +1 = 0। ये आ गई एक लाइन जो फोकस से पास करती है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी लाइन निकालते हैं जो फोकस से पास करती है। देखो
अब यहां से एक लाइन है जो किससे पास करती है, 1,0 से पास करती है, और इस लाइन की स्लोप दी हुई है अपने को 0, इस लाइन का स्लोप दिया हुआ 0, तो ये थीटा यहाँ पे एंगल होगा, तो यहाँ पे भी थीटा एंगल होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि इस लाइन की स्लोप यदि, जो पैरेलल लाइन की स्लोप यदि हाफ है, तो इस लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी, -½ ये थीटा, तो ये पाई माइनस थीटा, ये थीटा है अपने पास, तो ये एंगल इधर से थीटा हो जाएगा, तो ये इसकी स्लोप अपन बोल सकते हैं कि पाई माइनस थीटा हो जाएगी, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस ही है। तो ये और काम आसान हो गया, यहाँ पे इक्वेशन अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन की अपन बात कर रहे हैं जो फोकस से पास करती है, इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस लाइन की स्लोप है -½ और इक्वेशन अपने पास हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू -½ इंटू x माइनस 1, ठीक है, x माइनस 1। तो देखो ये आ रहा है 2y इज इक्वल टू -x प्लस 1, तो 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे तो अपने पास क्या मिलेगा, फोकस, है ना। तो फोकस देखो क्या आ रहा है, y माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2y प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर लो, है ना, y माइनस 2x प्लस 1 और x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया, 2y से 2y माइनस 4x माइनस x माइनस 5x प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास 3/5। सिमिलरली देखो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3/5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/5। तो ये पॉइंट फोकस आ रहा है अपने पास 3/5, 1/5। ये निकलने के बाद अपनी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। देखो अपने पास अब क्या क्या मिल गया, है ना, बहुत सारी काम, टेंजेंट। अब ये फोकस मिल गया, मतलब 3/5, 1/5। इस एक्सिस की अपने को स्लोप पता है, ठीक है। अब अपने को निकालना क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकालेंगे, मैं जानता हूं कि डायरेक्ट्रिक्स जो है, डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप पता है अपने को, इसकी 1/2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप क्या हो जाएगी, -2। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपन बोल सकते हैं y इक्वल टू -2x प्लस c टाइप की। अब इसकी इस पॉइंट 1,1 से इसकी डिस्टेंस और ये दोनों डिस्टेंस को इक्वेट करते ही क्या मिल जाएगा अपने को, c का वैल्यू मिल जाएगा। बोलो, c का वैल्यू मिल गया अपने को, मतलब डायरेक्ट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स भी आ जाएगा। या डायरेक्टली अपन एक काम और कर सकते थे यहाँ पे, भाई अपने को पता है कि ये दोनों डिस्टेंसेस सेम है, ये टेंजेंट है, ये अपने पास क्या है, टेंजेंट है। तो एक तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, यहां से पैरेलल डिस्टेंस आ रही है, ये फोकस से पास हो रही है। अपन ये भी जानते हैं कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी। ये दोनों एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। बिल्कुल सही बात है, पैरेलल रे फोकस से पास करती है, इसीलिए पास कर रही है, ये दोनों एंगल सेम है। इसका मतलब ये पॉइंट जो है ना, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल की और इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट इस टेंजेंट के अबाउट क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज। तो टेंजेंट के अबाउट इस फोकस को मिरर इमेज लेते ही एक पॉइंट अपने को मिल गया, एस डैश लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये काम भी कर सकते हो अपन, है ना, और पिछले वाला काम भी अपन कर सकते हैं, वहाँ से भी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। यदि एक बार एस डैश आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, उसकी स्लोप पता है अपने को, एस डैश पता है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपन बोल सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था,
सो आई होप चीज़ें समझ में आई होगी. सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट.